भारत एक ऐसा देश जिसके धर्म ग्रंथों में न्याय को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। उस देश में आज लगभग 77% लोग अपने जुडिशियल सिस्टम को करप्ट और खराब मानते हैं, यानी कि लोगों को अपने देश की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी एक मामले को निपटाने के लिए औसतन 35 से 40 महीने का समय लगता है। कोलकाता हाई कोर्ट में लगभग 30,000 केस ऐसे हैं जो 30 सालों से चल रहे हैं। जजेस की खाली वैकेंसी से लेकर खराब हालत में खड़े कोर्ट रूम्स, करप्शन, लाखों करोड़ों की फीस, नेपोटिज्म से लेकर हर वो कमी जो आप किसी जुडिशियल सिस्टम में सोच सकते हैं, वो भारत में मौजूद है। एक लोकतांत्रिक देश के तीसरे सबसे जरूरी स्तंभ की हालत भारत में दुनिया के बाकी सभी लोकतांत्रिक और विकसित देशों में सबसे खराब बताई जाती है। तो आखिर ये सभी समस्याएं कौन सी हैं, इसके पीछे के कारण कौन से हैं और किस तरह आखिर भारत में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की जुडिशियल सिस्टम के बारे में यह सब कुछ बताने वाले हैं और आपके लिए यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था देश में सभी लोगों को प्रभावित करती है और इसके बारे में जानकारी रखना सभी के लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। योर ऑनर, इससे आखिर काउंसिल क्या प्रूव करना चाह रही है? इसके हिसाब से तो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड दोनों पार्टीज में सुलह हो गई है। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने जाए तो भारत एक सुदृढ़ और विकसित न्याय व्यवस्था तैयार करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश था, जिसमें वैदिक काल से एक सुस्पष्ट न्याय व्यवस्था थी। हालांकि अगर हम रामायण और महाभारत के कालखंड की तरफ भी चलें तो हमारे सामने ऐसी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं जो यह बताती हैं कि भारत में आज से हजारों साल पहले भी न्याय को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। भगवत गीता से लेकर भगवान राम की कहानियों में जिस तरह न्याय को परिभाषित किया गया है और जिस तरह से अपने राज्य में उस समय न्याय को स्थापित किया गया था, वो भारत में न्याय के सुंदर इतिहास की भूमिका तैयार करता है। वैदिक काल में अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी न्याय व्यवस्था थी और धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को नियम और कानून मानकर लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए कहा जाता था। ये वो समय था जब धर्म का अर्थ जीवन बिताने का सही तरीका माना जाता था। चारों वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों में हर तरह के पाप, पुण्य, सजा और सुनवाई के बारे में बताया गया था, जिसके अनुसार उस समय भारत में न्याय व्यवस्था को चलाया जाता था। राजा के कर्तव्य और अधिकारों से लेकर ग्रंथों में सामान्य मानव जीवन को भी अलग अलग भागों में बांटकर बताया गया। साथ ही अलग अलग जातियों को अपने अपने काम और जीवन शैली के बारे में भी जानकारी दी गई थी। मौर्य काल में भारत में न्याय व्यवस्था का एक स्पष्ट ढांचा तैयार होना शुरू हो गया था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय लोगों को अपने राज्यों की न्याय व्यवस्था पर बहुत ज्यादा विश्वास था। मुगल साम्राज्य में सम्राट न्याय व्यवस्था का केंद्र बन गया था, जो देश में सभी तरह के कानून और व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार था। इस समय के दौरान किस तरह फैसले सुनाए जाते थे, इसकी थोड़ी बहुत झलकियां आपने फिल्मों में और टेलीविजन पर बहुत बार देखी होंगी। तो कुछ उसी तरह से एक दरबार लगाया जाता था, जिसमें खुदा की परछाई माने जाने वाला सम्राट हर छोटे बड़े फैसले खुद लिया करता था और जो कानून बनाए जाते थे वो सम्राट पर लागू होंगे या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार भी सम्राट के पास ही होता था। मुगल साम्राज्य के खत्म होने के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत का शासन देश में कायम हो गया था और यहाँ से भारत में जुडिशियल सिस्टम का एक नया दौर शुरू होता है, जिसकी अपनी एक अलग कहानी है। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में हाई कोर्ट और प्रिवी काउंसिल को बनाना शुरू किया था और प्लासी के युद्ध में जीत दर्ज करने के बाद भारत में धीरे धीरे सभी मुगल कानून उन जगहों से खत्म हो गए जहां मुगल साम्राज्य का दबदबा सबसे ज्यादा था। साल 1861 में कोलकाता शहर में भारत का पहला हाई कोर्ट शुरू हुआ, जिसके बाद मद्रास और मुंबई में भी ऐसे कोर्ट कचहरी तैयार किए गए थे। अलग अलग फैसलों के लिए अब नए नए नियम बनाए गए। एक अलग शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई, जिसमें अंग्रेजी न्याय व्यवस्था को पढ़ाना शुरू किया गया। आईपीसी और सीआरपीसी को भी इंडियन सक्सेशन एक्ट के साथ 19वीं शताब्दी के आखिरी 3 सालों में लागू कर दिया गया था। यानी भारत के इतिहास में पहली बार अब इस देश को अपनी न्याय व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर मिल गया था, मगर उस न्याय व्यवस्था के सभी नियम भारत के आम लोगों और क्रांतिकारी दलों को दबाने के लिए बनाए गए थे, ताकि 1857 जैसा बड़ा विद्रोह दोबारा खड़ा न हो पाए। अंग्रेजों ने रौलट एक्ट भी पास किया, जिसमें भारत के लोगों को बिना किसी सुनवाई के सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके अलावा भी सेडिशन एक्ट जैसे हजारों नियम थे जो भारतीय लोगों के खिलाफ थे। और सोचने वाली बात यह है
कि इनमें से बहुत सारे नियम आजाद भारत के संविधान में भी ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए थे। 28 जनवरी साल 1950 के दिन भारत में सुप्रीम कोर्ट को शुरू किया गया, जिसके तहत भारत में फेडरल कोर्ट और प्रीवी काउंसिल को रिप्लेस किया गया था। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कानिया थे और इस तरह 28 जनवरी की सुबह 9:45 से भारत को पराधीन जुडिशियल सिस्टम से हमेशा के लिए आजादी मिल गई थी। भारत ने अपने इतिहास में लगभग 300 सालों के लंबे समय तक लगातार इनजस्टिस, इनक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था और इसलिए जब देश आजाद हुआ तो संविधान में भारतीय लोगों को इक्वल जस्टिस देने की बात को काफी गंभीरता से शामिल किया गया था और इस बात को निभाने का दायित्व इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर था। मगर साल 2021 के अनुसार हमारे जुडिशियल सिस्टम लगभग 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस के पहाड़ पर बैठा हुआ है, जो श्रीलंका की वर्तमान जनसंख्या से भी ज्यादा है और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साल 2019 में पेंडिंग केसेस की संख्या 3.3 करोड़ के आसपास थी, यानी कि भारत में हर दिन लगभग 25 नए केस ऐड हो रहे हैं। इस आंकड़े को दूसरी तरह से समझने का प्रयास करें तो भारत ने पिछले कुछ समय में हर साल 20 से 30% की रफ्तार से नए केसेस की संख्या बढ़ रही है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में जो 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, उनमें से 65,000 केस सुप्रीम कोर्ट के पास है और बाकी निचली अदालतों के खाते में आते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू के मुताबिक अगर भारत में अब एक भी नया केस न जुड़े तो भी देश को अपने सभी केसेस को सुलझाने में 360 सालों का लंबा समय लग जाएगा। भारत की न्याय व्यवस्था में जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि देश में किसी आम व्यक्ति को न्याय मिलने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। निर्भया केस इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें पूरे देश को यह मालूम था कि कितने लोग आरोपी हैं और लोगों के चेहरे तक लोगों को याद हो गए थे। इस केस को मीडिया ने भी काफी गंभीरता से उठाया था, मगर फिर भी कोर्ट से आखिरी फैसला आने में 8 सालों का समय लग गया था। निर्भया के अलावा मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम को भी 24 सालों बाद जाकर आरोपी साबित किया गया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भारत में एक आंकड़े के मुताबिक 76% कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल में चल रहे हैं, यानी कि उनके केस में कोई फैसला या सुनवाई नहीं हुई है और फिर भी उनको जेल में बंद रहना पड़ रहा है। और इन अंडर ट्रायल कैदियों में हजारों लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 5 साल से जेल में बैठे हुए हैं। आपने बहुत से ऐसे उदाहरण भी सुने होंगे जिनमें लोगों को 10-20 सालों तक जेल में रखा जाता है और फिर ये बात सामने आती है कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। भारत में न्याय व्यवस्था की इस लाचारी को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही पहचान लिया गया था और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही 1924 से अलग अलग कमेटीज का गठन शुरू हो गया था, जिन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए सुझाव देने के लिए कहा गया था। मगर 1924, 1928 और 1972 और बाद में भी यह कमेटीज बनाई गई और इन्होंने अपने अपने सुझाव भी सामने रखे, लेकिन किसी भी कमेटी की बातों को विचार में नहीं लाया गया और जो जैसा चल रहा था वो उसी तरह से चलता रहा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भारत में न्याय व्यवस्था की सुस्ती के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अगर न्याय समय पर और सही न मिले तो एक तरह से अन्याय ही होता है, जिससे लोगों का अपने देश की व्यवस्था से विश्वास खत्म हो जाता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है जब लोगों ने खुद ही कानून को अपने हाथों में लेकर खुद को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था को कमजोर करने वाली तीसरी कड़ी इस देश में जजों की खाली वैकेंसीज हैं, जिन पर अच्छे और समझदार व्यक्तियों को लाना मुश्किल हो गया है। भारत आज 145 करोड़ लोगों का देश है और इस देश को लगभग 70,000 जजों की जरूरत है, ऊपर से लेकर निचले स्तर तक है। लेकिन भारत में फिलहाल लगभग 23,628 जज ही हैं। भारत में निचले स्तर पर जजों की भर्ती प्रक्रिया, उनकी सैलरी और प्रमोशन का जीरो स्कोप देखकर लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। साल 2015 में दिल्ली की जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में 570 वैकेंसीज के लिए सिर्फ 659 लोगों ने ही आवेदन किया था और उनमें से सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही पास हो पाए थे, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट बड़ी पोस्ट के लिए ही आवेदन करते हैं और छोटी अदालतों के लिए कमजोर और कम स्टूडेंट्स ही होते हैं। अमेरिका में जहां औसतन 10 लाख लोगों पर 107 जज मौजूद हैं और कनाडा जैसे देशों में भी यह आंकड़ा 50 से ज्यादा है। भारत में 10 लाख लोगों पर जजों की संख्या 19 से भी कम है। भारत में लगभग हर जज पर रोजाना 30 से लेकर 120 केस डिस्पोज करने का प्रेशर है, लेकिन फिर भी भारत में न्यायालय 2 शिफ्ट में काम नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट साल में औसतन सिर्फ 193 दिन ही काम करता है, हाई कोर्ट 210 दिन और निचली अदालतें 245 दिनों तक ही काम करती है। न्याय व्यवस्था में जजेस के अलावा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो वकील होते हैं और भारतीय न्याय व्यवस्था को खराब करने में वकील भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30% वकील फेक थे, यानी उनके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं थी। भारत में आज लगभग 1500 लॉ कॉलेजेस हैं और फेक लॉयर्स का आंकड़ा कम करने के लिए
भारत में बहुत गंभीरता से अब किसी कॉलेज को मान्यता दी जाती है। हजारों चैंबर्स में सैकड़ों वकील मुन्ना भाई बनकर घूम रहे होते हैं, जिन्हें देखकर यह लगता है कि देश में वकीलों की कमी ही नहीं है। लेकिन आज भी देश में हजारों वकील फेक क्वालिफिकेशन के साथ घूम रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन वकीलों को अधिक अनुभव होता है वो औसतन हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वकील खुद यह कोशिश करते हैं कि कोर्ट में मामला खिंचता रहे ताकि उनको पैसे मिलते रहें, और तारीख बढ़वाने की वकीलों की यह कोशिशें आम लोगों को कंगाल बना देती हैं, जिससे आज यह हालत है कि लोग कोर्ट जाने से डरते हैं। अगली जो बात भारत में न्याय व्यवस्था की नाकामयाबियों का कारण है वो कुछ करोड़पति लोगों का स्वभाव भी है, जो हर छोटी बात के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। जैसे कि 150 रुपए की फिरौती के लिए कोई कोर्ट पहुंच जाता है, तो कोई इसलिए कि होटल में उस व्यक्ति से 40 पैसे ज्यादा ले लिए गए थे। ऐसे सैकड़ों केस हर महीने दर्ज होते हैं, क्योंकि ये लोग वकीलों की फीस जमा कर सकते हैं और इन्हें अपना भौकाल खड़ा करने में मजा आता है। पुलिस भी भारत की न्याय व्यवस्था की खराब हालत के लिए जिम्मेदार है। चारा घोटाला मामले में सीबीआई को केस कोर्ट तक पहुंचाने में 16 साल का लंबा समय लग गया था। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले मुजरिमों को कोर्ट में पेश करने में देरी कर देते हैं। चार्जशीट, फोरेंसिक रिपोर्ट या फिर एफआईआर दर्ज करने में समय लग जाता है, जिस वजह से केस खिंचता चला जाता है। भारत में जितने भी पेंडिंग केस हर कोर्ट में मौजूद हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस हैं, जिन्हें पुलिस की सहायता के बिना अदालत डिस्पोज नहीं कर सकती है। और आखिर में आप माने या ना माने, जिन लोगों के पास इस व्यवस्था को बदलने का दारोमदार है, वो लोग यानी हमारे राजनेता भी इस स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि भारत में आज सभी राजनेताओं में से 44% पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पर मर्डर, रेप और बाकी गंभीर मामलों में केस दर्ज किया गया है। भारतीय राजनीति कितने पानी में है इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय न्यायालयों में करप्शन, पेंडिंग मामलों की बढ़ती संख्या, खराब नियम कानून और व्यवस्था के साथ बहुत सी बातों के लिए हमारे राजनेता सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। भारत में किसी एक मामले की सुनवाई को पूरा करने के लिए कोई एक निर्धारित समय सीमा का कानून नहीं है। क्रिमिनल केस में दोषी ठहराए गए राजनेताओं को चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट दिया जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा, पावर और पहचान होती है। भारत में कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी खराब व्यवस्था का सामना करना पड़ता है और उनके सामने एक अच्छे करियर की भी कोई गारंटी नहीं होती है। भारत में जुडिशियल सिस्टम के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.2% ही खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जजेस की आर्थिक स्थिति वकीलों से भी ज्यादा खराब है और लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। भारत में छोटी अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट की व्यवस्थाएं, कागजात वगैरह रखने की जगह और बाकी अन्य जरूरी सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है, जो भारत में न्याय व्यवस्था की खराब हालत के लिए जिम्मेदार है। साल 2018 में 4 जजों ने एक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने मनमाने ढंग से कुछ बड़े केसेस की बागडोर ऐसे जजों के हाथों में दे रहे हैं जो किसी एक पार्टी के पक्षधर हैं। ये कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें देश के बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन तक का नाम जुड़ा होता है, और किसी एक पक्ष को या पार्टी को खुश करने के लिए सीजेआई ऐसा करते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोग किस तरह एक राजनीतिक पार्टी को खुश करने का प्रयास करते हैं, इसके बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिसके पीछे कारण यह होता है कि इन जजों को रिटायरमेंट के बाद उन पार्टियों की तरफ से कोई टिकट या पद मिल जाता है। साल 2019 में रंजन गोगोई पर हैरेसमेंट का आरोप सामने आया था और इस केस पर फैसला देने वाले बेंच का अध्यक्ष गोगोई ने खुद को बना लिया और फिर खुद को बाइज्जत बरी भी कर लिया था। इस हरकत पर जब सवाल खड़े हुए तो एक इंक्वायरी बैठी, जिसकी रिपोर्ट में रंजन गोगोई पर लगे आरोपों को डिसमिस कर दिया गया था। और मजे की बात यह है कि वो रिपोर्ट कभी भी शिकायत करने वालों को दी ही नहीं गई थी, और जिस महिला ने गोगोई पर आरोप लगाया था उसके पति को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। महिला का ट्रांसफर किया गया और ऐसी बहुत सी घटनाओं का सामना उस महिला को करना पड़ा जिन्हें सुनकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। भारत में जजों के चुनाव की प्रक्रिया, जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। इस व्यवस्था के जरिए कुछ जजेस के द्वारा ही अलग जज का चुनाव किया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति का नाम भी शामिल होता है, लेकिन वो सिर्फ मोहर लगाने के लिए ही होते हैं, क्योंकि जजों की बेंच द्वारा जो नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं उन पर राष्ट्रपति सिर्फ एक बार पुनः संज्ञान लेने के लिए कह सकते हैं। अगर दूसरी बार वही लिस्ट राष्ट्रपति के पास आती है तो उसको मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कुछ जजेस अपने बेटे, पोते, दामाद या साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति को ही जज बना देते हैं। यानी कि भारतीय जुडिशियल सिस्टम में नेपोटिज्म खुलेआम चलता है, और अगर कोई इस प्रक्रिया में रोड़ा डालने का प्रयास करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। जैसे हाल ही में
भारत सरकार द्वारा जजों के चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर एक नया नियम लाने की बात कही गई थी, लेकिन उस नियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक बताकर बीच में ही रोक दिया गया था। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हाई कोर्ट के 50% और सुप्रीम कोर्ट के 33% जजेस अलग अलग ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के परिवार से ही आते हैं, और यही कारण है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ खास परिवारों का बड़ा दबदबा है, जिसकी वजह से महिलाओं और शेड्यूल कास्ट की भागीदारी बड़ी अदालतों में ना के बराबर होती है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जुडिशियल सिस्टम राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आता है, लेकिन इस सिस्टम से कोई सूचना हासिल करना जमीन को हाथ से खोद कर पानी निकालने जितना मुश्किल है। भारतीय न्याय व्यवस्था की ऐसी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि सिस्टम पर किसी का कंट्रोल नहीं होने का कारण यह व्यवस्था डिक्टेटरशिप की तरह व्यवहार करने लगती है। जजों के निर्णय या जजों की सोच पर सवाल उठाना आज भारत में पाप है। जो न्याय व्यवस्था आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे भी खुल जाती है, उसके सामने जब किसी आम आदमी को न्याय देने की बात आती है तो जजेस का लंच डिनर टाइम आड़े आ जाता है। जजेस को अपनी छुट्टियां याद आ जाती हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि भारतीय जुडिशियल सिस्टम की जो हालत है उसके पीछे एक जिम्मेदारी यहाँ काम करने वाले लोगों की है, तो कुछ जिम्मेदारी काम करने के तरीके और खुद को सबसे बड़ा मानने वाले स्वभाव की भी है। साल 2010 में भारत के कानून मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा था कि भारत के 8 चीफ जस्टिस करप्ट हैं, यानी कि लगभग 50% जजेस करप्शन के जरिए काम करते हैं। एक बात यह भी है कि भारत में न्याय व्यवस्था की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, और इसलिए अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों को न्याय व्यवस्था के दरवाजे खटखटाने और कोर्ट में खड़े रहने से ही डर लगता है, क्योंकि ना उनको अपने वकील की बात समझ में आती है और ना ही जज क्या बोल रहा है ये समझ में आता है। इसलिए लैंग्वेज बैरियर भी भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान की तर्ज पर अपनी न्याय व्यवस्था को स्थापित किया था, ताकि जो अधिकार लोगों को संविधान देता है उससे किसी भी तरह से लोगों को दूर न रखा जाए। केशवानंद भारती के केस में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकार किया था कि संसद में पारित होने वाले कोई भी कानून और नियम संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। मगर आज दुनिया की सबसे मजबूत और शक्तिशाली न्याय व्यवस्था वाले देश में न्याय व्यवस्था खुद को अपडेट करने में सक्षम नहीं हो पाई है। कंप्यूटर के दौर में आज भी भारतीय न्याय व्यवस्था कागजों के जरिए काम करती है, जो एक तरफ जहां देरी से न्याय मिलने के लिए जिम्मेदार है, तो वहीं इसका असर पर्यावरण और पैसों पर भी पड़ता है। इंडिया स्पेन के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर नए केस के लिए 8 फाइल्स की जरूरत होती है, और हर एक फाइल्स में 100 कागज होते हैं जो बेहतरीन क्वालिटी में तैयार होते हैं। हर साल सुप्रीम कोर्ट के सामने लगभग 60,000 केस सामने रखे जाते हैं, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के काम में हर साल लगभग 48 मिलियन पेपर्स को काम में लिया जाता है। इस आंकड़े को अगर हाई कोर्ट तक लेकर चलें तो इसमें 813 मिलियन पेपर और जुड़ जाते हैं। अभी भी लोअर कोर्ट्स को हमने ऐड नहीं किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल भारत में सिर्फ अदालती कार्यवाही के कारण कितना कागज काम में लाया जाता है, और इसकी वजह से कितने पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती है। और ये सब कुछ इंडियन जुडिशरी सिस्टम को कंप्यूटराइज करने पर पूरी तरह से रोका जा सकता है, और इससे पर्यावरण को भी बहुत फायदा हो सकता है। मगर भारत में जितना भी काम कंप्यूटराइज कोर्ट सिस्टम और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए किया गया है वो काफी नहीं है। एक आंकड़ा हम आपको बताएं तो भारत में 70% कोर्ट्स के पास अपना अलग रिकॉर्ड रूम भी नहीं है, जहां सभी फाइल्स वगैरह रखे जाते हैं। भारत में लाचार न्याय व्यवस्था का प्रभाव देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है, और इससे बाहरी देशों से जो लोग अपने प्रोडक्ट या कंपनीज लेकर यहाँ आते हैं उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत आज दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से सबसे बड़ा मार्केट है, और यहाँ पर हर साल बहुत से इन्वेस्टमेंट आते हैं, लेकिन अपनी बिजनेस डील को लेकर जब उन्हें जुडिशियल सिस्टम का दरवाजा खटखटाना होता है तो वहां से न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है, जिससे उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है जो कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए काफी इन्वेस्टर सिर्फ खराब न्याय व्यवस्था के कारण भारत को छोड़ देते हैं, और ऐसे भी बहुत से बिजनेसमैन या बाकी लोग होते हैं जो भारत के होते हुए भी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं होता है। इन सभी वजहों के कारण भारत को हर साल लाखों करोड़ रुपए का नुकसान झेलता है, जो कम हो सकता है। तीसरा जो नुकसान भारत को अपनी सुस्त और खराब न्याय व्यवस्था से होता है वो अलग अलग रैंकिंग में होता है। भारत कहने को दुनिया की सबसे मजबूत न्याय व्यवस्था है, लेकिन अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो भारत न्याय दिलाने के मामले में और लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के मामले में बहुत से एशियाई देशों से भी नीचे है। अगली जो बात सोचने लायक है वो ये है कि भारत में ज्यादातर कोर्ट मामले सरकार से जुड़े होते हैं, और एक आंकड़े के मुताबिक भारत में पेंडिंग सभी केसेस में से 50% मामले अलग अलग सरकारों से संबंधित हैं, जिसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और पंचायतें भी आती हैं, और इनमें से ज्यादातर मामले बिल्कुल ही पॉइंटलेस होते हैं। मगर इन मामलों में सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, जो सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी लगाए जा सकते थे। खैर, इस बारे में हम आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर न्याय व्यवस्था कमजोर या भ्रष्ट होती है
तो उससे देश के हर आदमी को फर्क पड़ता है उसने अपने जीवन में कभी भी कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ी है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से फैसले और बहुत से फैसलों में होने वाली देरी देश के हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और ये कुछ फैसले ही होते हैं जो देश के सिस्टम, संविधान और कानून व्यवस्था पर आम लोगों के विश्वास को कायम रखते हैं या फिर खत्म करते हैं। सबसे पहला काम जो हम इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि भारत सरकार को अपनी जीडीपी में से एक अच्छा सा बजट जुडिशियल सिस्टम को कंप्यूटराइज, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करने में और कॉलेजेस की अच्छी स्थिति करने के लिए करना चाहिए। दूसरा काम यह है कि भारत में जजेस की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाना चाहिए जिससे एक अनुभवी जज लंबे समय तक काम करता रहे। यूएस में जजेस की कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं है, वो 80, 90 और उससे भी आगे जब तक चाहे काम कर सकते हैं। तीसरा, हमारे देश को लॉ की पढ़ाई करने वाले ब्राइट स्टूडेंट्स को अच्छा करियर पाथ देने की जरूरत है जिससे खाली पड़े पदों पर एक टैलेंटेड व्यक्ति हमें मिल पाए। पुलिस व्यवस्था को रिफॉर्म करने की जरूरत भी भारत को है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चुनावी प्रक्रिया को बदलना भी जरूरी है जिससे ट्रांसपेरेंसी लोगों को मिल सके और देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर एक अच्छा व्यक्ति बैठ सके। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हमें अपने समाज को रिफॉर्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अदालती कार्रवाई का जो डर और इसको लेकर जो भी गलतफहमियां लोगों में है उसे खत्म करना जरूरी है। साथ ही आम लोगों के लिए अदालती कार्रवाई को आसान और सुरक्षित बनाना भी जरूरी है। इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तरफ से अपने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए, एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को सफल बनाएंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।